झेल रहे हैं। मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र। सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना। और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, यह भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी, डिस्टर्ब ना करिए। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, इसे जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर सुनो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो, और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा खाद के कट्टे में, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान। और किसान अगर अपनी एमएसपी की मांग करते हैं, हजारों किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया। नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं आईआईएम, आईआईटी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हैं इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगूफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और यह बीजेपी की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की जेएनयू से लेके, बीएचयू से लेके, एमयू से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में आरएसएस का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? यूजीसी का बजट, यूजीसी में, पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी
भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए, जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं, आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में। ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है। 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, KR रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। 2020 में मान्यवर इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए आप। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए
बदला जा रहा है।